नमस्कार, मैं अभिषेक। 1971 का वो ऐतिहासिक युद्ध जिसमें भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश का जन्म हुआ। यह घटना हर भारतीय के लिए पराक्रम और शौर्य का प्रतीक बन गई। इंडियन आर्मी की शक्ति का एहसास पूरे विश्व को हुआ, वो भी तब जब चीन और अमेरिका जैसी महाशक्तियां पाकिस्तान के पक्ष में खड़ी थीं। हालांकि सोवियत संघ की दोस्ती भारत से कितनी ज्यादा पक्की है ये भी पूरे यूएनओ महसूस किया, वो भी इसी युद्ध में। अपने वीटो के जरिए सोवियत संघ ने अमेरिका और चीन की चालबाजियों पर विराम लगा दिया। ये वही घटना है जिसने इंदिरा गांधी को दुर्गा की छवि दी और पूरे विश्व ने एक शक्तिशाली महिला प्रधानमंत्री को वर्ल्ड की ज्योग्राफी बदलते देखा। 1971 का युद्ध इंडियन आर्मी के जिम्मे था और इंडियन आर्मी की जिम्मेदारी जिस पर थी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे सैम हॉर्मुज जी, फ्राम जी, जमशेद जी, मानेकशॉ। औसत कदकाठी के व्यक्ति, लेकिन हौसले में हार का विकल्प कभी रखा ही नहीं। इनके रिश्तेदार और परिवार के लोग इन्हें सैम बुलाते थे, तो वहीं इनकी बहादुरी के कारण फौज के जवान इन्हें सैम बहादुर के नाम से जानते थे। हुआ कुछ ऐसा कि एक बार गोरखा रेजिमेंट से मुलाकात करने सैम पहुंचे और एक जवान से उन्होंने पूछा कि आपके कमांडर का नाम क्या है, तो उस जवान ने कहा सैम बहादुर। और तब से सैम मानेकशॉ आर्मी के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद भी सैम बहादुर ही बने रहे। सैम मानेकशॉ या सैम बहादुर के नाम के पहले फर्स्ट कई बार आया, मसलन फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। फील्ड मार्शल भारतीय सेना का सबसे बड़ा ओहदा है, आर्मी जनरल से भी बड़ा। ये एक प्रकार का सम्मान है जो वॉर हीरोज को दिया जाता है, हाथ में एक बैटन और ताउम्र वर्दी पहनने की आजादी। सैम मानेकशॉ के अलावा केवल के.एम. करियप्पा ही दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें फील्ड मार्शल होने का सम्मान प्राप्त हुआ। और भी कई फर्स्ट हैं, जैसे फर्स्ट 15 कैडेट्स में से एक जिसने इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन किया, फर्स्ट ग्रेजुएट जिसने गोरखा रेजिमेंट ज्वाइन किया और पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बने। कई विवादों में भी इनका नाम प्रचलित रहा, बावजूद इसके ये देशभक्ति की मिसाल हैं। 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में पारसी परिवार में जन्मे सैम मानेकशॉ ने कभी सोचा नहीं था कि वो आर्मी ज्वाइन करेंगे। ये तो पिता से हुए मनमुटाव का नतीजा था कि वो आर्मी ज्वाइन कर बैठे। सैम बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहते थे और वो उनकी जिद थी कि वो लंदन में जाकर पढ़ेंगे। पिता हॉर्मुज जी मानेकशॉ ने वादा किया कि अगर वो क्लास में टॉप कर जाए तो वो उन्हें लंदन डॉक्टरी पढ़ने भेज देंगे। जी तोड़ मेहनत की और पूरी कक्षा में टॉपर बने और 16 साल की उम्र में पिता से लंदन भेजने का अपना वादा पूरा करने को कहा, लेकिन उम्र कम होने के कारण यह संभव नहीं था। पिता हॉर्मुज जी बात टालते रहे, जिसके कारण साल 1932 में सैम ने गुस्से में ब्रिटिश हुकूमत में बने इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन कर लिया, जो कि अभी नई नई ही बनी थी और यहीं से उनकी जर्नी शुरू हुई। हालांकि अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हमें इतनी मजबूत आर्मी कमांडर नहीं मिलते। आर्मी में जाने के बाद वर्ल्ड वॉर 2 में इनके नेतृत्व का परिचय पहली बार हुआ। विश्व युद्ध द्वितीय के समय क्वालिफाइड ऑफिसर्स की काफी कमी थी, जिसके कारण इन्हें टेम्पररी या एक्टिंग कैप्टन और मेजर बनाया गया। हालांकि 4 फरवरी 1942 को इन्हें सब्सटेंटिव कैप्टन बना दिया गया और इस पद पर रहते हुए इन्हें मौका मिला बर्मा के सतांग रिवर पर ईस्टर्न साइड से हमला करने वाले जापानियों से मुकाबला करने का। और इनके नेतृत्व में इनकी सैन्य टुकड़ी ने पहाड़ी पर कब्जा भी कर लिया, लेकिन जीतने के बाद एक जापानी सिपाही ने एलएमजी यानी लाइट मशीन गन से 9 गोलियां इनके शरीर में दाग दी, जिससे इनकी आंतें, लिवर और लंग्स पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इस स्थिति में कोई भी डॉक्टर इनका केस लेने को तैयार ही नहीं था, लेकिन एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर ने इनका केस लिया, जिसके पीछे एक मजेदार कहानी भी जुड़ी है। सभी डॉक्टरों के नकारे जाने के बाद जब इस ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर के पास लाया गया तो इस डॉक्टर ने भी केस लेने से मना कर दिया और कहा सैम की जान नहीं बचाई जा सकती। ऐसी गंभीर हालत में जब डॉक्टर ने सैम से पूछा कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, तो सैम मानेकशॉ ने जो जवाब दिया वो था कि कुछ खास बात नहीं है डॉक्टर, एक गधे ने लात मार दी थी। इस बात पर डॉक्टर खिलखिलाकर हंस पड़े और कहा कि तुम्हारी जान तो भाई बचानी पड़ेगी, और कई कोशिशों के बाद उनकी जान बच पाई। इस घटना में एक और जबरदस्त बात यह है कि 9 गोलियां लगने के बाद जब सभी को लगा कि सैम को नहीं बचाया जा सकेगा, तो इनकी सैन्य टुकड़ी के जो मेजर जनरल थे उस समय, उन्होंने सैम को इनकी बहादुरी के लिए अपनी मिलिट्री क्रॉस रिबन जो उन्हें उनके बहादुरी के लिए कभी मिली होगी वो निकाल कर
सैम को दे दी, क्योंकि किसी मृत व्यक्ति को यह सम्मान प्राप्त नहीं होता। पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद 1944 में इन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया और जिम्मेदारी दी गई कि जापान के जो 60,000 से ज्यादा प्रिजनर ऑफ वॉर, यानी युद्ध के बाद जो सैनिक दूसरे देश के होते हैं जिन्हें बंदी बनाया जाता है, सैन्य बंदियों को, युद्ध बंदियों को मैनेज करना है, तो उन्हें मैनेज करने की जिम्मेदारी गई। आप सोचेंगे कि युद्ध के इन कैदियों को सैम ने टॉर्चर किया होगा, लेकिन इन्होंने इतनी दया और समझदारी से इन्हें हैंडल किया कि एक भी जापानी सिपाही इनकी कैद से ना तो भागा, ना ही भागने की कोशिश की। इस पहली जीत के बाद सैम मैनेक्शॉ ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रमोशंस जल्दी जल्दी हुए और समय आया भारत की आजादी का। 1947 में भारत के आजाद होने के बाद भारत का विभाजन हुआ और सैम मैनेक्शॉ को पाकिस्तान में रहने का ऑफर भी आया, लेकिन सैम मैनेक्शॉ ने भारत को अपनी कर्मभूमि स्वीकार किया। सैम मैनेक्शॉ ने आजादी के पहले बर्मा में जापानियों से युद्ध किया था। इस युद्ध के बाद ब्रिटिश मुख्यालय में केवल 3 ऐसे अफसर थे जो कि अंग्रेज नहीं थे। पहले थे लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मैनेक्शॉ, दूसरे मेजर याया खान और तीसरे कप्तान एस.के. सिन्हा। इन 3 नामों का जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इनका संबंध भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में बड़ा गहरा है। मेजर याया खान का जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 1971 के युद्ध के समय ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे और पाकिस्तानी आर्मी के कमांडर इन चीफ। इन्हीं के नेतृत्व में टिक्का खान ने ईस्ट बंगाल में हैवानियत की इंतहा कर दी। वहीं कैप्टन एस.के. सिन्हा की अगर मैं बात करूं तो कैप्टन सिन्हा भारत की आजादी के बाद उप सेनाध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति थे। इससे पहले कि भारत आजाद हो पाता, साल 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे या नोआखली रिएट्स ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था और बंगाल के मुख्तलिफ हिस्सों में दंगे शुरू हो गए थे। इसे शांत कराने की जिम्मेदारी सैम मैनेक्शॉ को दी गई और इन्हें पूरी आजादी थी कि वो किसी को भी मार सकते थे, लेकिन बिना किसी की हत्या किए नोआखली को पूरी तरह से नियंत्रण में इन्होंने किया। किसी आर्मी के जवान ने गोली नहीं चलाई किसी व्यक्ति पर, जिसके कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल और सैम मैनेक्शॉ में बड़े मैत्रीपूर्ण संबंध हो गए। खैर, आजाद भारत में सैम मैनेक्शॉ को गोरखा राइफल्स में कमांडिंग ऑफिसर की पोस्टिंग मिली। इससे पहले कि वो ज्वाइन करते, पाकिस्तानी फोर्सेस ने कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन शुरू कर दिया। ये वही घटना है जिसमें हरि सिंह ने जो साइन किया था विलय पत्र पर, जिसकी वजह से आपको पता भी होगा कि डोमेल और मुजफ्फराबाद पर कब्जा कर लिया। तब जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और विलय पत्र पर साइन करने के बाद सैम मैनेक्शॉ वीपी मेनन के सहयोग से कश्मीर में शांति बहाल कर पाए। कश्मीर में शांति बहाल करना उस समय इतना आसान नहीं था क्योंकि काफी ये चुनौतीपूर्ण काम था, क्योंकि आर्मी जिससे लड़ रही थी वो पाकिस्तानी फौज के भेष में कबीलाई थे। वो ट्राइबल्स थे, उन्हें ट्रेंड किया गया था इस तरह से कि वो जा करके जम्मू कश्मीर की जो आर्मी, जम्मू कश्मीर के जो हिस्सा है उस पर कब्जा करें। लेकिन ये जीत और तरक्की जो थी वो बड़ी मुश्किल थी, लेकिन फिर भी सैम मैनेक्शॉ ने सक्सेसफुली उसे जीता और हरि सिंह ने साइन किया विलय पत्र पर और उसके बाद कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा अभी तक है। लेकिन ये जीत और तरक्की कई पॉलिटिशियंस को चुभती भी थी। सैम मैनेक्शॉ की जो ये जीत थी ना, ये कई पॉलिटिशियंस को चुभती थी, नाम मैं नहीं लूंगा। इसी वजह से उन्हें 1962 में हुए भारत चीन युद्ध में भारतीय सेना की अगुवाई करने का मौका नहीं मिला। मौका तो छोड़िए, उन्हें कोर्ट प्रोसीडिंग्स में झूठे चार्ज में फंसा दिया गया। उनकी जिम्मेदारी ब्रिजमोहन कौल को दी गई, लेकिन भारत ये युद्ध हार गया। आप सभी जानते हैं कि 1962 का जो युद्ध था, भारत चीन हार गया। कई जानकार ये भी कहते हैं कि 1962 में भारत हार गया, लेकिन अगर सैम मैनेक्शॉ के हाथ में ये सेना की कमान होती तो शायद युद्ध का नतीजा कुछ और ही होता। युद्ध के अंतिम चरण में जब लगा कि भारत को युद्ध में मजबूत स्थिति में लाने के लिए सैम मैनेक्शॉ की जरूरत है, उनके सभी चार्जेस को वापस ले लिया गया और उन्हें युद्ध की कमान सौंपी गई। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और सीज फायर का ऐलान भी हो गया था। इन सारी घटनाओं के बाद अब आते हैं उस घटना पर जिसने देश और सैम मैनेक्शॉ को इतिहास के पन्ने में एक मजबूत इमारत की तरह स्थापित कर दिया। 1971 के युद्ध पर। साल 1970 में पहली बार पाकिस्तान में आम चुनाव हुए, क्योंकि इसके पहले पाकिस्तान में आर्मी की डिक्टेटरशिप थी और इसके पहले कभी चुनाव नहीं होते थे। वहां की आर्मी की डिक्टेटरशिप थी
और अगर कई ऐसे छोटे मोटे चुनाव भी होते थे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता था। तो पहली बार 1970 में आम चुनाव हुए और आपको पता है उस समय ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है और वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज का पाकिस्तान है, दोनों एक ही थे। और इस चुनाव में 370 सीटों में से 298 सीटें आवामी लीग को मिली, यानी मुजिबुर रहमान यानी बंग बंधु की पार्टी को, जो कि ईस्ट पाकिस्तान के थे और अलगाववादी विचारधारा के थे। अलगाववादी इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये पॉजिटिव यहाँ पर है क्योंकि उस समय की जो पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा हैवानियत करती थी ईस्ट पाकिस्तान पर, यानी आज के बांग्लादेश पर। उनके किसी भी पॉलिटिकल राइट्स को कुछ महत्व ही नहीं देती थी। इसीलिए अलगाववादी विचारधारा यहाँ पर उस समय के लिहाज से बहुत ही पॉजिटिव टर्म हुआ। और मुजिबुर रहमान, जिन्हें बांग्लादेश का फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है, जैसे महात्मा गांधी को भारत राष्ट्रपिता कहा जाता है भारत के लिए, वैसे ही राष्ट्रपिता उन्हें भी कहा जाता है बांग्लादेश के लिए। तो वो अलगाववादी विचारधारा के थे उस समय और वो जीत गए। लेकिन ये जीत पाकिस्तान की आर्मी को हजम नहीं हुई और यहाँ याया खान के प्रतिनिधित्व में जनरल टिक्का खान ने हैवानियत की सभी हदें पार कर दी। ये वही याया खान है जो कभी सैम मैनेकशॉ के मित्र हुआ करते थे उस समय जब अंग्रेजी हुकूमत भारत में थी। और वो 3 ऑफिसर्स की चर्चा जिसकी मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी, इतनी हैवानियत टिक्का खान ने की कि क्या बताऊं। एक घटना तो ऐसी है कि छोटे से बच्चे को माँ के सामने 2 टुकड़े कर दिया। और ऐसी वारदात बहुत आम थी, बलात्कार और हत्या तो ऐसी हो गई थी जैसे बिल्कुल एकदम छोटी सी बात। और इस तरह की घटना वहां पे चल रही थी। और कभी मैंने जैसा कहा कि ये वही याया खान थे जो ब्रिटिश शासन में सैम मैनेकशॉ के साथी ऑफिसर थे। ये सब भारत में इंदिरा गांधी और उनकी कैबिनेट से सहा नहीं जा रहा था, क्योंकि वेस्ट बंगाल और असम में ईस्ट पाकिस्तान से जो रेफ्यूजीज थे वो बढ़े जा रहे थे और उन्हें मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल जो आज का है और जो असम है, और यानी जो पड़ोसी उन समय के जो नज़दीकी एरियाज थे, वहाँ पे रेफ्यूजीज चले जा रहे थे और उन्हें मैनेज इंडिया को करना पड़ रहा था। काफ़ी मुश्किल हो रहा था। एक्सटर्नल थ्रेट और इंटरनल थ्रेट भारत पर भी बढ़ रहा था। तो इंदिरा गांधी ने अपना और उनकी कैबिनेट जल्द से जल्द इस नरसंहार को रोकना चाहती थी और भारत को भी इस थ्रेट से बचाना चाहती थी, जिसके लिए सैम मैनेकशॉ को बुलाया गया, जो कि उस समय भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। प्रधानमंत्री इंदिरा ने आर्मी एक्शन की बात कही तो सैम मैनेकशॉ ने इत्तेफाक से कहा कि अगर ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में अगर पड़े तो इट मीन्स वॉर विद पाकिस्तान, और अगर ऐसा हुआ तो भारत हार जाएगा। मैं 100% गारंटी देता हूं। याद तक कि कैबिनेट के प्रेशर देने पर उन्होंने अपने इस्तीफे का प्रस्ताव भी दे डाला, मैं नहीं कर पाऊंगा। सैम मैनेकशॉ ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि बांग्लादेश में मार्च के महीने में रिट्रीटिंग मॉनसून के कारण मूसलाधार बारिश होती है और आर्मी इसके लिए तैयार नहीं थी। साथ ही सैम मैनेकशॉ को देश के सभी रोड्स, रेलवे का कंट्रोल भी चाहिए था और इसी वजह से वो मना कर रहे थे। इंदिरा गांधी को जब सैम मैनेकशॉ ने ये बातें बताई तो उन्होंने पूछा कि आपको कितना समय चाहिए। सैम ने कहा 6 महीने, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि हम जीतेंगे। और ऐसा ही हुआ भी। भारत की ऐतिहासिक जीत हुई और अगले 29 साल तक पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई कि भारत को आग दिखा सके, जबकि अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था और चीन भी उनकी नुमाइंदगी कर रहा था। यहाँ तक कि वहाँ के जो लीडर्स थे लाइक निक्सन, इन लोगों ने तो इंदिरा गांधी को गाली गलौज तक कर दी। खैर वो सब बातें होती रहेंगी। ये सब इस पर मैं एक अलग से, अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा। 90,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी फौजियों को बंधक बनाया गया, यानी प्रिजनर ऑफ वॉर। लेकिन सैम मैनेकशॉ ने किसी के साथ भी टॉर्चर नहीं किया, बल्कि उनकी व्यवस्था अपने सैनिकों से भी बेहतर रखी। यहाँ तक कि एक पाकिस्तानी फौजी ने जब कुरान मांगी तो अपने एक लोकल मुस्लिम टुकड़ी से उन्होंने मंगवा कर उसे दी ताकि वो पढ़े। काफ़ी दयालु प्रवृत्ति के थे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मिलिट्री में जो लोग होते हैं वो काफ़ी सख्त रवैये के होते हैं, बट सैम मैनेकशॉ ऐसे नहीं थे। वो काफ़ी सॉफ्ट विचारधारा के थे और उनका उनकी जब घर में बातचीत होती थी तो वो अक्सर ऐसा कहते थे कि किसी के लिए भले ही वो जीत हो, कोई युद्ध भले ही वो जीत हो, लेकिन वो खुशी की बात नहीं है, क्योंकि कोई जीता है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई हारा है और वहाँ पर
मौत का तांडव हुआ है। तो ये खुशी की बात उतनी नहीं है जितना लोग इसे कहते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप जीतते हैं, आप भी अपने खून पसीने को बहाते हैं वहाँ पर, लेकिन वो खुशी की उतनी बात नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं मातम भी है। खैर, इस युद्ध के बाद उन्हें 1971 में ही गवर्नर हाउस, पाकिस्तान के गवर्नर हाउस से न्योता मिला। तो वो गवर्नर 1971 के युद्ध के बाद जब सैम मैनेकशॉ पाकिस्तान के गवर्नर हाउस गए तो बाहर कुछ पाकिस्तानी फौजी खड़े थे, वो उनसे मिलना चाहते थे। जैसे ही वो उनसे मिले, उन्होंने अपनी पगड़ी सैम मैनेकशॉ के पैरों में रख दी और धन्यवाद कहा कि आपने हमारे लोगों को टॉर्चर नहीं किया। हालांकि क्या कहा जाए बताइए, वो पाकिस्तान की जो कुछ लोग थे, उनके रिश्तेदार जो यहाँ बंद थे प्रिजनर ऑफ वॉर के रूप में, उनके रिश्तेदारों ने पगड़ी निकाल करके इनके पैरों पर रख दी। तो इतनी महान शख्सियत थे ये। हालांकि महान शख्सियत की मृत्यु पर कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट या कोई भी राजकीय सम्मान नहीं मिला। मेरी नज़र में सैम मैनेकशॉ को भारत रत्न मिलना चाहिए क्योंकि देश के शौर्य के उन्होंने जिस मुकाम पे पहुंचाया वो अकल्पनीय है। आपको क्या लगता है, सैम मैनेकशॉ को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बताना चाहूँगा कि विकी कौशल की आने वाली फिल्म सैम बहादुर इनकी ही जीवनी पर आधारित है और इसे ज़रूर देखें और इंडियन आर्मी के सबसे टफेस्ट और आउटस्पोकन कमांडर को नज़दीक से जानें। आज के लिए इतना ही। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो या शिकायत करनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते और शेयर नहीं करते, ज़रूर करें, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।